क्या आपको पता है कि ईरान और इजराइल की जंग के साथ भारत का सबसे बड़ा खतरा अब खुलकर सामने आ गया है? कैसे ये खतरा भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक लापरवाही का नतीजा है और कैसे इस जोखिम को कुछ ऐसे आंकड़ों में छिपाया गया जिन्हें पलटकर हम कभी नहीं देखते। और हाँ, क्या आपको पता है कि इस जोखिम का ताजा फायदा डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। साथ में यह भी कि जंग खत्म होने के बाद ये जोखिम भारत के लिए और बढ़ जाएगा। आइए एक आईना आपके सामने रखते हैं। अर्थम में आपका स्वागत है। 1912 में विंस्टन चर्चिल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आधुनिक शक्ति की पावर बैलेंस की परिभाषा बदल दी। ब्रिटेन के पास भरपूर कोयला था, तेल नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी नौसेना को कोयले से हटाकर ईरान के तेल पर निर्भर बना दिया। ये जुआ था, लेकिन सोचा समझा जुआ। चर्चिल समझते थे कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, सप्लाई चेन से जीते जाते हैं। उनका मशहूर वाक्य आज भी पूरी दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी का मूल सिद्धांत है। उनका यह वाक्य था कि सुरक्षा विविधता में है और सिर्फ विविधता में, सिक्योरिटी इन डाइवर्सिफिकेशन। उन्होंने उस वक्त तुरंत एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी में हिस्सेदारी लेकर उस जोखिम को, ऊर्जा के जोखिम को कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया। एक सदी बाद भारत ठीक उल्टा रास्ता चलता दिखता है। आज भारत की ऊर्जा कहानी किसी रणनीतिक डाइवर्सिफिकेशन या विविधता की नहीं, बल्कि खतरनाक कंसंट्रेशन की, एकाग्रता की कहानी है, जो एक बेहद रहस्यमय लापरवाही की देन है। विडंबना इतनी तीखी है कि चुभती है। एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हर साल लाखों इंजीनियर तैयार करता है, वो अपने घर के रसोई में खाना बनाने के लिए खाड़ी की स्थिरता पर निर्भर है। करीब करीब 89% कच्चा तेल और 67 से 68% एलपीजी और आधी से ज्यादा जरूरत की एलएनजी आयात करने वाला यह देश यानी भारत केवल 10 दिन का गैस भंडार रखता है। और देश की ऊर्जा आपूर्ति एक 54 किलोमीटर चौड़ी जल संधि या जल डमरू मध्य या स्ट्रेट यानी होर्मुज पर टिकी है। इस रास्ते से भारत का 90% एलएनजी और 60% नेचुरल गैस और लगभग आधा कच्चा तेल आता है। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये खतरनाक निर्भरता है, जहां ऊर्जा के संसाधन हमारे नहीं, जहाज हमारे नहीं, रास्ता हमारा नहीं, कीमत हमारे हाथ में नहीं, और हम सप्लायरों की शर्तों पर चलते हैं और हम कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। जंग के लगभग 1.5 माह बाद हालत क्या है? एलपीजी की मुश्किल है, नए कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं, महंगी गैस आ रही है, यूरिया का स्टॉक सबसे निचले स्तर पर है, आयात महंगे से महंगे हो रहे हैं, सब्सिडी बढ़ रही है, बाकी अन्य केमिकल्स की तो लंबी कमी है। रिजर्व बैंक कह रहा है कि इस सप्लाई शॉक का बड़ा लंबा और गहरा असर होगा। जाहिर है, जहां रसोई के गैस से लेकर कारखाने के ईंधन तक और सामान्य प्लास्टिक से लेकर खेत की खाद तक का बड़ा हिस्सा न केवल इंपोर्ट पर निर्भर है, बल्कि चुनिंदा सप्लायरों पर निर्भर है, वहां यह होना ही है। शायद आपको हकीकत पता ना हो कि हम ऊर्जा के एक ऐसे ग्राहक हैं जो एक सप्लायर से निकलकर दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। ये कोई अस्थायी कमजोरी नहीं है, एक बुनियादी असुरक्षा है। इस जंग के बाद ही हमें ऊर्जा सुरक्षा की याद क्यों आई? क्योंकि आखिरी चेतावनी है। ऐसा नहीं कि इस खतरे की जानकारी नहीं थी, असल त्रासदी यह है कि खतरा बार बार सामने आया और उसे हर बार टाल दिया गया। जरा पीछे पलट कर देखिए। 1973 में ओपेक के तेल प्रतिबंध ने पूरी दुनिया को हिला दिया। कीमतें उस वक्त 4 गुना हो गईं। भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ा। यह पहला स्पष्ट संकेत था कि मिडिल ईस्ट पर निर्भरता एक सॉवरेन रिस्क है, एक संप्रभु जोखिम है। लेकिन भारत ने उस झटके को एक अस्थायी संकट की तरह संभाला, सब्सिडी दे दी, संतुलन बनाया गया और बात खत्म हो गई। फिर आया 1991 का साल, जिसने भारत की आर्थिक आत्मा को झंझोड़ दिया। गल्फ वार हुआ, तेल की कीमतों में तेजी आई, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3 हफ्तों के आयात के बराबर रह गया। हम विदेशी भुगतान में दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए। 67 टन के आसपास सोना विदेशी बैंकों में गिरवी रखा गया। तब भारत डिफॉल्ट से बचा। क्या आपको पता है, सब एनर्जी की वजह से हुआ था, तेल की वजह से। इस संकट ने भारत को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण करने पर तो बात ही किया, मगर मुझे इस बात पर हैरत होती है और आपको भी हैरत होनी चाहिए कि जिस मूल वजह ने भारत को 1991 में संकट में डाला था, यानी ऊर्जा के इंपोर्ट पर निर्भरता, उसे छुआ तक नहीं गया। हमने अर्थव्यवस्था बदल दी, लेकिन ऊर्जा की बुनियाद वही रही। 2008 और 2022 के संकटों ने इस कहानी को और स्पष्ट कर दिया। 2008 में कच्चा तेल $147 प्रति बैरल पर पहुंचा और भारत का सब्सिडी बिल 1 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। 2022 में एलएनजी की कीमतें $35
प्रति MMBTU पर पहुंची और रूस के युद्ध का असर था। इसके बाद उद्योगों को उत्पादन घटाना पड़ा, बिजली संयंत्रों को कोयले पर लौटना पड़ा, उर्वरक संयंत्रों की क्षमता कम हो गई। हर बार प्रतिक्रिया एक जैसी रही, कमेटियां बनी, रिपोर्ट लिखी गई, सब्सिडी बढ़ाई गई और संकट को टाल दिया गया। लेकिन निर्भरता हर जंग के बाद, हर मुश्किल के बाद गहरी होती चली गई। फिर आया 2025, 10 दिन की जंग हुई पिछले साल ईरान और इजराइल के बीच। होर्मुज कुछ थोड़ा बहुत बंद हुआ, कुछ भी नहीं बदला। अब इस ताजा जंग की, इस साल जंग की पहली मिसाइल चलने से पहले तक भारत 2025-26 में तेल और गैस की आयात की निर्भरता में 81% तक पहुंच गया है। यानी इस जंग से पहले भारत दुनिया के उन देशों में था, उन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में था जो इतिहास में ऊर्जा आयात पर सबसे ऊंची निर्भरता रखते हैं। भारत की कूटनीतिक सफलता के किसी भुलावे में मत पड़िए। भारत अब एक ऐसे कैच-22 में फंस चुका है जहां ऊर्जा की निर्भरता तो खतरनाक है ही, जो भी नए विकल्प आ रहे हैं वे और ज्यादा जोखिम लेकर आ रहे हैं। सस्ती ऊर्जा के लिए इंपोर्ट जरूरी है, लेकिन वही इंपोर्ट भारत की रणनीतिक कमजोरी को बढ़ाता है। घरेलू उत्पादन बढ़ाना महंगा और धीमा है। रिन्यूएबल एनर्जी भविष्य है, लेकिन वर्तमान अभी उसकी तस्वीर स्पष्ट नहीं करता। भारत पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर है, यानी जो सस्ता है वो सुरक्षित नहीं है और जो सुरक्षित है वो सस्ता नहीं है। यही भारत की ऊर्जा दुविधा है और यही उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती है अगले 1 दशक के लिए। आइए भारत की ऊर्जा जन्म कुंडली खोलते हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया सुलगता रहेगा और अब दुनिया में ऊर्जा का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। आपका सवाल होगा कि भारत की ऊर्जा निर्भरता है कितनी और ये कितनी खतरनाक है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा अक्सर जियोपॉलिटिक्स से शुरू होती है, तेल, युद्ध, खाड़ी, कीमतें। लेकिन असली कहानी वहां नहीं है, बल्कि एक साधारण भारतीय रसोई से शुरू होती है। क्योंकि जो खतरा होर्मुज में दिखता है उसका सीधा असर अंततः थाली तक पहुंचता है। दरअसल भारत की पूरी फूड चेन, पूरी खाद्य श्रृंखला हाइड्रोकार्बन पर टिकी है, खेत से लेकर किचन तक। उर्वरक इस कड़ी का सबसे पहला और सबसे अहम हिस्सा है। देश की कुल प्राकृतिक गैस खपत का 30 से 35% हिस्सा उर्वरक क्षेत्र लेता है। यही गैस अमोनिया और यूरिया बनाने में इस्तेमाल होती है और वही यूरिया भारत के खेतों में जाती है। इसका सीधा गणित है, गैस कटेगी तो फर्टिलाइजर का उत्पादन घटेगा और उत्पादन घटेगा तो उर्वरक की सप्लाई घटेगी और खेती का उत्पादन गिरेगा। खेती का उत्पादन गिरेगा तो महंगाई बढ़ेगी। और ये कोई सैद्धांतिक श्रृंखला नहीं है, ये हर रोटी, हर दाल, हर चावल की प्लेट की वास्तविक सप्लाई चेन है। इस श्रृंखला का दूसरा सिरा है रसोई का चूल्हा। 2025 में भारत ने करीब 31 से 32 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास एलपीजी की खपत की, लेकिन घरेलू उत्पादन केवल 41% था। बाकी 67% से ज्यादा आयात करना पड़ा। इन आयातों का 90% हिस्सा होर्मुज के रास्ते आता है। भारत में 33 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन है। इसका मतलब यह है कि करोड़ों परिवार जिन्होंने शायद कभी होर्मुज का नाम भी नहीं सुना होगा, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी रोटी, दाल, चावल एक ऐसे समुद्री रास्ते पर निर्भर है जिसे वे कभी देख नहीं सकते, जिस पर उनका या भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इन आंकड़ों को देखिए, निर्भरता की पूरी तस्वीर आपको इन आंकड़ों में, इस टेबल में दिखाई देगी। इन आंकड़ों का सार सीधा है, भारत की ऊर्जा रीढ़ का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र पर निर्भर है और उस निर्भरता का गला होर्मुज में फंसा हुआ है। एक ऐसा मार्ग जो अपने सबसे सक्रिय हिस्से में केवल 54 किलोमीटर चौड़ा है। मार्च में जब यह मार्ग बाधित हुआ इस साल, तो इसके प्रभाव तुरंत दिखे। ब्रेंट $126 तक गया, एलएनजी की कीमतें 113% उछल गईं, रुपया करीब $93 के निचले स्तर पर पहुंच गया। अब सबको पता है कि कच्चे तेल की कीमत 80, 90 और $100 के आसपास रहेगी। जंग के बाद भी आयात की निर्भरता से निकलने वाली महंगाई भारत को मारती रहेगी। यानी जो दबाव 1991 में था वो आज भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत के पास $720 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा की संरचनात्मक कमजोरी आज भी वैसी ही है। और सबसे अहम बात यह है कि यह सिर्फ ऊर्जा संकट नहीं है। आपातकालीन गैस राशनिंग के कारण उर्वरक संयंत्रों की गैस खपत 70% तक कम हो गई है और यह फैसला ठीक खरीफ की बुवाई से पहले आया। इसका मतलब है कि गैस की कमी उर्वरक की कमी बनेगी और उर्वरक की कमी फसल की कमी में बदलेगी, जिसके लिए सरकार को भारी सब्सिडी पर महंगी उर्वरक का आयात करना पड़ रहा है। तो तेल का क्या हाल है? सच क्या है? आखिर 80% आयात हम क्यों कर रहे हैं और ये लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है? जुलाई 1974 को याद कीजिए, शायद इससे बड़ी कोई हेडलाइन नहीं थी। मुंबई तट से करीब 160 किलोमीटर दूर समुद्र में एक ड्रिलिंग बार्ज को तेल मिला। मुंबई हाई की खोज हुई। उस वक्त के पेट्रोलियम मंत्री ने इसे भारत की आत्मनिर्भरता की शुरुआत कहा था। तब हमें बताया गया था कि भारत अपनी ऊर्जा किस्मत अब खुद लिखने वाला है। लेकिन असल कहानी कुछ और थी। भारत ने अपना सबसे बड़ा तेल क्षेत्र खोज लिया,
उसका जश्न मनाया और अगले 5 दशकों तक उसी से तेल निकालता रहा, बगैर किसी ठोस विकल्प के। यह खोज एक शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक धीमी समाप्ति की शुरुआत साबित हुई। 1990 में भारत का घरेलू तेल उत्पादन लगभग 32 मिलियन मीट्रिक टन था। 2024 में यह घटकर लगभग 30 मिलियन मीट्रिक टन रह गया। यानी 3 दशकों में भारत का कच्चा तेल उत्पादन बढ़ा नहीं, बल्कि घट गया। इस दौरान तेल आयात 74 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 232 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। 2026 की शुरुआत तक भारत अपनी कुल खपत का करीब करीब 89% तेल आयात करने लगा और भारत का तेल उत्पादन लगातार एक दशक से निचले स्तर तक गिरता चला गया। ये सिर्फ आंकड़ों का अंतर नहीं है, ये एक रणनीतिक विफलता है जिसे सरकारें स्वीकार नहीं करती। बीते 11 साल से भारत का घरेलू तेल उत्पादन लगातार गिर रहा है। 11 साल से। ये कैसी आत्मनिर्भरता है? जून 2024 के बाद तो हर महीने घरेलू उत्पादन में गिरावट दर्ज हो रही है। वजहें हर रिपोर्ट में लगभग एक जैसी हैं। तेल कुएं पुराने हो गए हैं, कुओं का में तेल कम हो गया है, निवेश नहीं हो पा रहा है। मगर आप पूछिए जरा कि ये समस्या अचानक आई, ये तो वर्षों से पनप रही थी। इस गिरावट की कहानी और सबसे बड़ी कहानी ओएनजीसी के भीतर लिखी जा रही है। वही कंपनी जो भारत के घरेलू कच्चे तेल का 63% उत्पादन करती है। पिछले एक दशक से ओएनजीसी एक धीमी लेकिन लगातार उत्पादन गिरावट से जूझ रही है। उसकी खुद आंतरिक रिपोर्ट पढ़ी है, वो खुद मानती हैं कि प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, अनुमान से कम उत्पादन हो रहा है, तकनीकी क्षमता है, कुओं में वाटर कट हो रहा है और फील्ड्स पुराने पड़ गए हैं। 2025 में ओएनजीसी ने रिकॉर्ड 578 तेल कुएं खोदे, फिर भी उत्पादन घट गया। सच ये है कि जिसे जानकर आपको क्षोभ होना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए कि भारत ने 1974 में मुंबई हाई खोजा और 2000 के दशक में केजी बेसन, और इसके बाद कोई भी बड़ी तेल खोज नहीं की गई। 2025 के अंत में पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक तरह से मान लिया कि अब यह साबित करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि भारत में नई तेल या गैस खोज की क्षमता मौजूद है भी या नहीं। ये बात एक सामान्य टिप्पणी नहीं थी, लगभग 5 दशकों की नीति, तेल क्षेत्रों के लाइसेंसिंग के 9 राउंड और 3 बड़े सुधार अभियानों की संस्थागत असफलता दीवाल पर लिखी हुई है, जो भारत के तेल आयात बिल में दिखती है। इस टेबल को देखिए और सहज कर रख लीजिए, किसी से सवाल पूछने के काम आएगी। ये टेबल बताती है कि भारत का तेल उत्पादन स्थिर नहीं है, बल्कि सिकुड़ रहा है और आयात लगातार बढ़ रहा है। यानी भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को खोजने बढ़ाने के बजाय खरीदने की आदत बना ली है। मुंबई हाई कभी भारत की ताकत था, आज वो याद दिलाता है कि अगर खोज रुक जाए, निवेश धीमा हो जाए और नीतियां दिशा खो दें, तो भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र भी अंततः एक खाली कुआं, एक पुरानी प्रसिद्धि का स्मारक बन जाता है। आप कहेंगे कि तेल के बाद नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं, इसका क्या हाल है? यहां तो कुछ ठीक होगा, तभी तो सरकार सबसे एलपीजी छोड़कर पीएनजी लेने के लिए कह रही है। दरअसल अगर कच्चे तेल की कहानी धीमी खून बहने जैसी है, तो प्राकृतिक गैस की कहानी और उससे ज्यादा तेज खून के बहाव की है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस समय मांग उल्टी दिशा में तेजी से बढ़ रही है। 2012 से 2025 के बीच भारत का प्राकृतिक गैस उत्पादन 24% से अधिक गिर चुका है और ये गिरावट तेल से ज्यादा तेज है। कारण वही पुराने हैं, गैस फील्ड अपनी क्षमताएं घटा रहे हैं, दबाव घट रहा है, नए प्रोजेक्ट समय पर उत्पादन नहीं दे पा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि गैस के मामले में समय और भी तेजी से हाथ से निकल रहा है। मई 2025 में भारत का घरेलू गैस उत्पादन लगभग 2,979 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन पर आ गया। साल दर साल करीब 4% की गिरावट और 11वें महीने में लगातार गिरावट। ये कोई स्थायी उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि अगर आप गैस के आंकड़े को देखें तो इसमें एक सतत गिरावट का पैटर्न दिखता है। मुंबई ऑफशोर और असम के गैस फील्ड, जो पिछले 40 साल से भारत के गैस उत्पादन की रीढ़ थे, लगभग थक चुके हैं और सूख रहे हैं। उम्मीद केजी बेसिन से थी, खासतौर पर गहरे समुद्री पानी के प्रोजेक्ट से, लेकिन यहाँ भी कहानी उम्मीद से कम और हकीकत से ज्यादा जुड़ी है। ओएनजीसी का प्रमुख केजी बेसिन प्रोजेक्ट 98/2, जिसे भारत के गैस पुनरुद्धार का आधार माना जा रहा था, देरी का शिकार हुआ। इतना ही नहीं, इसकी जो उत्पादन की अधिकतम क्षमता थी वो घटती चली गई और अभी केवल 10 MMSCMD पर आ गई है, यानी इसमें 35% की कमी हो गई है। ये फील्ड देश के सबसे बड़े गैस सपने का हिस्सा थी, जिसे चुपचाप रिपोर्ट्स में समेट दिया गया। इधर आपूर्ति घट रही है और नेचुरल गैस की मांग तेजी से बढ़ रही है। सरकार एक तरफ खुद गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सीएनजी वाहन, उर्वरक में गैस का में उपयोग, उद्योगों को गैस की आपूर्ति। सरकार का खुद का अनुमान है कि 2030 तक नेचुरल गैस की मांग 60% तक बढ़ जाएगी और इसकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत तेजी से एलएनजी के इंपोर्ट पर निर्भर हो रहा है। 2024 में एलएनजी का आयात 36 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच चुका है।
जिससे भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक बन गया है। 2030 तक के आयात दोगुना हो जाएगा क्योंकि घरेलू उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी है। समस्या यहीं खत्म नहीं होती। 2028 के बाद जब पुराने दीर्घकालिक गैस अनुबंध खत्म होंगे तो भारत को स्पॉट मार्केट पर और ज़्यादा निर्भर होना पड़ेगा, जहां कीमतें स्थिर हैं और नियंत्रण लगभग शून्य होता है। यानी भारत एक ऐसी गैस आधारित अर्थव्यवस्था बना रहा है जिसकी अपनी नींव ही नहीं है। घटता घरेलू उत्पादन, 10 दिन का रणनीतिक भंडार और एक ऐसी सप्लाई चेन जो आयात पर निर्भर है और एक संकरे रास्ते से गुजरती है। ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये संकट को टालने की कोशिश है। इसमें केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा ही नहीं, करोड़ों रसोई घरों का भोजन दांव पर लगा हुआ है। एलपीजी का क्या हाल है, यह भी सवाल होगा। इसकी तस्वीर खुलनी चाहिए। उज्ज्वला योजना को भारत की सबसे प्रभावशाली सामाजिक योजनाओं में गिना जाता है। इसने 10 करोड़ से अधिक गरीब ग्रामीण परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया। लेकिन हर नीति का एक दूसरा पहलू होता है और वो दूसरा पहलू यानी उज्ज्वला योजना का दूसरा पहलू ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जोखिम भरा है। हर नया एलपीजी कनेक्शन दरअसल भारत की आयात निर्भरता में एक नया जोड़ था। आज भारत अपनी एलपीजी जरूरत का 41% घरेलू स्तर पर पूरा करता है। जैसा हमने बताया, करीब करीब 67% आयात करना पड़ता है और इन आयात का एक ही रास्ता है, होर्मुज। यानी जिस योजना ने करोड़ों रसोई घरों को धुएं से मुक्त किया, उसी योजना ने भारत के करोड़ों घरों को दुनिया की सबसे कमजोर और जोखिम भरी सप्लाई चेन से जोड़ दिया। समस्या और गहरी है। एलपीजी का घरेलू उत्पादन स्वतंत्र नहीं है। कच्चे तेल के रिफाइनिंग और प्राकृतिक गैस प्रोसेसिंग का बाय प्रोडक्ट होती है एलपीजी। यानी अगर भारत अपना तेल और गैस उत्पादन नहीं बढ़ा पाएगा तो एलपीजी का उत्पादन भी नहीं बढ़ सकता। यानी तेल और गैस की असफलता एलपीजी की आयात निर्भरता बढ़ा रही है। इसलिए जब होर्मुज का संकट आया तो इसका असर तुरंत एलपीजी बाजार पर दिखा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां लागत से नीचे सिलेंडर बेच रही थी। अगस्त में सरकार ने ऑयल कंपनियों को 30,000 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी दी थी। इससे पहले 22,000 करोड़ पिछले साल और दिए जा चुके थे। अब और ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है। तो ये सिर्फ एक आर्थिक दबाव नहीं है, ये एक किस्म का जाल है जिसमें भारत हर साल हजारों करोड़ रुपए उस ईंधन पर खर्च कर रहा है जिसे वो खुद पर्याप्त मात्रा में बना नहीं सकता, जिसे उसे आयात करना पड़ता है और जिसकी आपूर्ति एक अनिश्चित समुद्री रास्ते पर निर्भर है और जिसे सस्ती दर पर देना सरकार की राजनीतिक मजबूरी है। जरा इस टेबल को देखिए, यहां से आपको भारत की एलपीजी की मांग और निर्भरता की तस्वीर दिखाई देगी। अगर एलपीजी के आयात और खपत के आंकड़ों को एक साथ रखकर देखें तो एक सच्चाई स्पष्ट रूप से उभरती है। भारत ने अपनी रसोई को सुरक्षित बनाने के लिए जिस ईंधन को चुना, वही ईंधन आज उसे ग्लोबल अनसर्टेनिटी के जोखिम के सबसे करीब ले आया है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसमें एक नीति जिसने सामाजिक रूप से देश को मजबूत किया, लेकिन रणनीतिक रूप से भारत को और ज्यादा कमजोर बना दिया। मगर सरकार तो वादा कर रही है कि सबको पाइप्ड गैस मिलेगी, जबरन कनेक्शन दिए जा रहे हैं, तो नेचुरल गैस है कहां? एलपीजी की बढ़ती निर्भरता का समाधान सरकार ने स्पष्ट बताया और कहा कि पाइप नेचुरल गैस पीएनजी ली जाए। दिशा तो सही है, लेकिन जमीन पर तस्वीर अधूरी है और यही अधूरापन भारत की ऊर्जा नीति की सबसे बड़ी कमजोरी है। भारत में करीब 33 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं और इनके मुकाबले पीएनजी यानी जो पाइप्ड नेचुरल गैस जो घरों तक आती है, उसके कनेक्शन केवल 1.65 करोड़ हैं। यानी कुल आधार का मुश्किल से 5% हिस्सा एलपीजी उपभोक्ताओं का 5% हिस्सा पीएनजी के पास है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पीएनजी के कुल कनेक्शंस में से केवल 1 करोड़ कनेक्शन ही सक्रिय हैं। यानी 38% पीएनजी कनेक्शन डेड पड़े हैं, जहां पाइप तो बिछ गए हैं, गैस कभी नहीं पहुंची। उपभोक्ता हैं मगर गैस नहीं है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में सैकड़ों इमारतों में पाइपलाइन दीवारों के भीतर मौजूद हैं, लेकिन उनमें गैस नहीं बह रही है। वजह छोटी दिखती हैं लेकिन असर बड़ा है। हाउसिंग सोसाइटी के विवाद हैं, राइट ऑफ वे की अड़चनें हैं, मीटर लगाने में देरी है, मकान मालिक और किराएदार के बीच सहमति की कमी है। तो भारत में ऊर्जा की विफलता की सबसे बड़ी कहानी आखिरी 200 मीटर पर घटित होती दिखाई देती है, जहां नीति जमीन से टकराती है और रुक जाती है। जंग के बाद सरकार ने एक नया कदम उठाया और ये कहा कि जहां पीएनजी की आपूर्ति उपलब्ध है, वहां अगले 3 महीने बाद एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। ये कदम सुनने में निर्णायक लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि जबरदस्ती का संक्रमण है ऐसे नेटवर्क की ओर जो भी खुद अधूरा है। जब सिर्फ 5% उपभोक्ताओं तक ही पीएनजी पहुंचा है तो इसे अनिवार्य बनाना एक प्रशासनिक घोषणा बनकर रह जाता है, जो आने वाले दिनों में और ज्यादा शिकायतें पैदा करेगा, समाधान नहीं। ये आंकड़े देखिए पीएनजी के वादे की और हकीकत की। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि पीएनजी भी समाधान नहीं है, बल्कि एक अधूरी शुरुआत है।
और समस्या यहीं खत्म नहीं होती। पीएनजी जिस प्राकृतिक गैस पर चलता है वो खुद एक संकट का हिस्सा है। भारत की कुल गैस जरूरत का 50% एलएनजी आयात से आता है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी सेक्टर कुल मांग की का करीब 40% हिस्सा है। यानी यहाँ पर जितनी गैस अभी बांटी जा रही है उसका 40% हिस्सा इंपोर्ट से पूरा होता है। यानी पीएनजी एलपीजी से ज़्यादा स्थिर जरूर है, लेकिन इसे घरेलू एपीएम गैस का आवंटन मिलता है, जो सरकार घरेलू कंपनियों को गैस आवंटित करने का कोटा देती है। लेकिन ये भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इसकी जड़ें भी उसी वैश्विक सप्लाई चेन में हैं जो होर्मुज जैसे चोक पॉइंट पर और अस्थिर बाजारों पर निर्भर है। आपको ये जानकर आश्चर्य होता होगा कि भारत खुद को रिफाइनिंग का मुल्क कहता है, कंपनियों के मुनाफे रिफाइनिंग कंपनियों के मुनाफे बल्लियों उछलते हैं, फिर एक ऐसा संकट है। असल भारत की ऊर्जा कहानी में एक बड़ा गहरा और असहज विरोधाभास है। जिन कंपनियों पर देश की ऊर्जा सुरक्षा की जिम्मेदारी है वे लगातार मुनाफा कमा रही हैं, और उसी के साथ देश हर साल इंपोर्ट पर अधिक से अधिक निर्भर होता जा रहा है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, इन्होंने 2025-26 की पहली छमाही में करीब 35,000 करोड़ का मुनाफा कमाया। बीते साल से करीब करीब 270% ज्यादा। कागज पर यह एक सफलता की शानदार कहानी दिखती है। दुनिया की सबसे कुशल रिफाइनिंग प्रणाली, सबसे मजबूत बैलेंस शीट, लगातार बढ़ते मुनाफे। लेकिन इस चमक के पीछे एक बड़ी बदनुमा सच्चाई छिपी है। इन कंपनियों का मुनाफा भारत के अपने तेल या गैस उत्पादन से नहीं आता। ये मुनाफा आता है किसी और देश के तेल को खरीदकर, उसे कुशलता से रिफाइन करके सरकारी नियंत्रण वाली कीमतों पर बेचकर। ध्यान दीजिए, भारत की ओएमसी का बिजनेस मॉडल उत्पादन नहीं है बल्कि प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग है। इसी दौरान देश की वास्तविक ऊर्जा नींव कमजोर होती जाती है। 2012 से 2025 के बीच भारत का घरेलू कच्चा तेल उत्पादन करीब 26% गिरा, प्राकृतिक गैस उत्पादन में 24% की कमी हुई। इसके विपरीत कच्चे तेल के आयात में 41% और एलएनजी के आयात में 100% की बढ़ोतरी हुई। यानी कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन वो मुनाफा इंपोर्ट पर आधारित है, और यही भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक दरार है। रूस से सस्ते कच्चे तेल की खरीद ने इस मॉडल को और मजबूत किया। हाल के वर्षों में भारत के कुल इंपोर्ट में रूस के तेल की हिस्सेदारी 40% पहुंच गई, जिससे कंपनियों के रिफाइनिंग मार्जिन बढ़े, मुनाफे सुरक्षित रहे। लेकिन यह अस्थायी लाभ था जो दुनिया की राजनीति पर निर्भर था। भारत की अपनी क्षमता में तो तेल नहीं था। सबसे बड़ा विरोधाभास यहाँ यह सामने आया कि सस्ता आयातित तेल सस्ता पेट्रोल डीजल नहीं बना। 2023 से 2025 के बीच कच्चे तेल की कीमत $90 से घट के $65-70 प्रति बैरल के आसपास आ गई। लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी नहीं आई। एक्साइज ड्यूटी ऊंची थी, केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों ने भारी मुनाफा कमाया, और जब कीमतें बढ़ती हैं, जैसे 2026 में होर्मुज के संकट के कारण तेल की कीमत 126 बैरल पर पहुंच गई, तो अब तैयारी इस बात की हो रही है कि चुनाव खत्म होते ही डीजल की कीमतें बढ़ा दी जाए। तो इसे सरल शब्दों में समझिए, जब तेल सस्ता होता है तो फायदा सरकार और तेल कंपनियों को होता है, जब तेल महंगा होता है तो बोझ आम लोगों पर आता है। हर $1 प्रति बैरल की कीमत बढ़ोतरी पर भारत के आयात बिल में करीब करीब $253 मिलियन प्रति महीने जुड़ जाते हैं। लेकिन यही जब कीमत घटती है तो उसकी राहत उपभोक्ता तक नहीं पहुंचती, वो सरकारी खजाने में और कंपनियों की बैलेंस शीट में समा जाती है। तो भारत ने एक ऐसा मॉडल बना लिया है जहां सस्ते तेल का फायदा कॉर्पोरेट और सरकार को होता है, जबकि महंगे तेल का दर्द जनता सहती है। और यही भारत के पूरे ऑयल सेक्टर का ओएमसीज का विरोधाभास है। ऊपर से देखें तो एक सफल कॉर्पोरेट कहानी दिखती है, लेकिन अंदर से देखें तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के टूटते जाने की कमजोर होते जाने की कहानी है। क्या आपको पता है कि भारत की आयात निर्भरता का ट्रंप से भी एक रिश्ता है? ताजी जियोपॉलिटिक्स में से समझना जरूरी है। भारत की ऊर्जा निर्भरता एक आर्थिक समस्या नहीं है, ये एक भू राजनीतिक कमजोरी बन चुकी है, जिसका इस्तेमाल दुनिया की हर बड़ी ऊर्जा ताकत ने अपने अपने पे समय पर किया है, और भारत ने इसकी कीमत चुकाई है। एक ऐसा घूमता हुआ दरवाजा है जहां से सप्लायर बदलते रहते हैं, लेकिन भारत की स्थिति वही रहती है। एक ऐसा ग्राहक जिसके पास विकल्प कम है और उसकी मजबूरी बढ़ती जा रही है। इससे पहला दौर देखिए, खाड़ी ने हमसे ऊर्जा टैक्स वसूला। आजादी के बाद 4 दशकों तक भारत ने खाड़ी देशों की शर्तों पर एनर्जी खरीदी। सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत, इन्होंने कीमत तय की और भारत ने इसका भुगतान किया। हर साल करीब 80 से $120 बिलियन का कच्चा तेल का आयात बिल सीधे खाड़ी के खजानों में जाता है। भारत के पास न तो कोई मोल भाव की ताकत है, न विकल्प और न रणनीति, सिर्फ भुगतान होते रहे। भारत एक प्राइस टेकर था, पूरी तरह डिपेंडेंट प्राइस टेकर। फिर दूसरा दौर आया रूस के डिस्काउंट का। 2022 में रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो भारत को एक नया मौका मिला। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के कारण रूस का तेल सस्ता हो गया।
भारत ने इस अवसर का फायदा उठाया। रूस की हिस्सेदारी जो भारत के इंपोर्ट में 2% से कम थी, देखते देखते 40% तक पहुंच गई। कच्चे तेल पर लगभग $16 प्रति बैरल की छूट ने भारत को हर साल 3 से 5 बिलियन डॉलर की बचत दी। 2024 में भारत ने करीब करीब 52-53 बिलियन डॉलर का रूसी तेल खरीदा, जो कुल इंपोर्ट का 37 से 40% था। सरकार ने इसे स्मार्ट डिप्लोमेसी कहा, लेकिन असल में हुआ क्या? भारत ने गल्फ की डिपेंडेंस को, खाड़ी की निर्भरता को रूस की निर्भरता से बदल दिया। यानी रणनीति नहीं बदली, सिर्फ सप्लायर बदल गया। इस दौरान भारत का घरेलू उत्पादन लगातार गिरता रहा। अब आइए तीसरे दौर में, जिसकी शुरुआत पिछले साल से हुई। अमेरिका का प्रेशर प्ले आ गया। 2025 में इस निर्भरता की सबसे बड़ी कीमत सामने आई। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगा दिए, 25% की रेसिप्रोकल ड्यूटी, 25% की पीनल ड्यूटी जो रूस से तेल खरीदने से जुड़ी थी। एक नया इशारा था कि ऊर्जा की खरीद अब ग्लोबल कूटनीति का हथियार बन गई है। अमेरिका ने साफ कहा कि रूस से 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन का तेल खरीदना बंद करो और उसकी जगह अमेरिका और वेनेजुएला का तेल लो। भारत के पास कोई विकल्प नहीं था, कोई पर्याप्त घरेलू उत्पादन नहीं था, कोई डाइवर्सिफाइड एनर्जी स्ट्रेटेजी नहीं थी। परिणाम यह हुआ कि भारत ने 2026 में अमेरिका से 2.2 मिलियन टन के एलपीजी का परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया और कच्चे तेल और एलपीजी का इंपोर्ट बढ़ाने का वादा किया गया। भारतीय कूटनीति ने इसे एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन कहा। कैसा डाइवर्सिफिकेशन था ये? दरअसल व्यवहार में एक नया सप्लायर के पास समर्पण था। इसकी कीमत, अमेरिकी तेल रूसी तेल से महंगा है, जिससे भारत का ऊर्जा बिल करीब करीब 10% तक बढ़ जाएगा। तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा का पैटर्न भी साफ है और सबक भी सामने है। भारत हर दौर में भुगतान करता है, खाड़ी को नकद में, रूस को कूटनीतिक समर्थन में और उसके युद्ध अभियानों की मदद में, अमेरिका को व्यापारिक रियायतों में। सप्लायर बदलता है, निर्भरता नहीं। ये टेबल देखिए, जिससे आपको दिखाई देगा कि भारत की ऊर्जा निर्भरता की तस्वीर कैसे बदलती गई है। इस टेबल ने आपको यह बताया कि भारत की ऊर्जा कहानी में सबसे बड़ा खतरा कीमत नहीं है, जिसे लेकर हम चर्चा करते हैं, मजबूरी है। एक ऐसा देश जो अपना ईंधन खुद नहीं निकाल सकता, उसे हर दशक में किसी न किसी के सामने झुकना पड़ता है। और जब तक ये संरचना नहीं बदलती, तब तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार ही नहीं, सबसे आसान ऊर्जा ग्राहक बना रहेगा। अब आप कहेंगे, आगे का रास्ता क्या है, विकल्प क्या है, सुझाव क्या है? भारत की ऊर्जा कहानी अब विकल्पों की नहीं, फैसलों की कहानी है। संकट तो पहचान लिया गया, आंकड़े साफ हैं, जोखिम सामने है। सवाल ये नहीं कि क्या करना है, सवाल है कि कब करना है, और जवाब है अभी। सबसे पहला सुधार जो तत्काल होना है, वो भारत को एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स में करना है। जंग के बाद भारत को दीर्घकालीन नेचुरल गैस सप्लाई के समझौते करने पड़ेंगे, और वो भी हुरमुज के पार। नई सप्लाई आएगी, बड़ी होड़ होगी, नई आपूर्ति की खिड़की भी 2028 के बाद बंद हो जाएगी। जैसे ही जंग खत्म हो, भारत को इस मौके का इस्तेमाल करना होगा और 20 से 25 साल के एलएनजी अनुबंध करने पड़ेंगे, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, मोजाम्बिक से। रणनीतिक जरूरत के रूप में, किसी व्यापारिक दबाव में नहीं, और दो टूक लेन देन के समझौतों में। दूसरी बात, भारत को लगभग 90 दिनों का रणनीतिक भंडार बनाना होगा, 10 दिन का नहीं। दुनिया के विकसित देश 90 दिनों का स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखते हैं, भारत के पास एलएनजी का 10 दिन का भंडार है। और ये संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि भारत की नीतियों में प्रायोरिटी की, प्राथमिकता की बड़ी चूक दिखाता है। भारत को भूमिगत गैस के भंडार बनाने होंगे, जैसे उसने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए हैं। और इसके लिए भारत को एक ऊर्जा सुरक्षा सेस लगाना पड़ सकता है, ताकि संसाधन जुटाए जा सके। तीसरा सुधार जो जरूरी है, पीएनजी को बढ़ाना सही दिशा है, लेकिन जबरदस्ती नहीं, तैयारी के साथ। अगर हमें एलपीजी पर निर्भरता कम करनी है, इंपोर्टेड एलपीजी पर निर्भरता कम करनी है, तो नीति बदलनी होगी। राज्य सरकारों और नगर निगमों को बीच में आना पड़ेगा। 30 दिन के अंदर राइट ऑफ द वे के क्लियरेंस अनिवार्य करने होंगे। किराएदार को पीएनजी कनेक्शन लेने का अधिकार देना होगा, मकान मालिक की मंजूरी के बिना। एक राष्ट्रीय एकीकृत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ की जरूरत होगी। हर महीने एक सार्वजनिक डैशबोर्ड बनाना होगा, जिससे पता चल सके कि कितने कनेक्शंस को गैस मिल रही है। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, 2028 तक 5 करोड़ सक्रिय एक्टिव पीएनजी गैस कनेक्शन का लक्ष्य। चौथी बात, जहां सबसे बड़ी चुनौती है, जहां ओएनजीसी की भूमिका बेहद संदिग्ध है। ओएनजीसी का पुनर्गठन अब जरूरी है। एक सार्वजनिक कंपनी नहीं, बल्कि इसे एक नेशनल एसेट मैनेजर की तरह देखना होगा। जिन तेल और गैस क्षेत्रों की खोज हो चुकी है और उन पर उत्पादन नहीं हो रहा है, उन्हें ग्लोबल निवेशकों के लिए खोला जाए, ताकि वहां नई तकनीक लाकर उत्पादन बढ़ाया जा सके। विदेशी निवेशकों के साथ ज्वाइंट वेंचर करना जरूरी है। अंडमान के ऑफशोर क्षेत्रों को तेजी से विकसित करना होगा, जो दशकों से रुके पड़े हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बात शायद सरकार और ओएनजीसी को सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, ओएनजीसी और सरकार के बीच एक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जहां अगर ओएनजीसी अपने उत्पादन लक्ष्य पूरे नहीं करती तो उसकी जवाबदेही तय की जाए। पांचवी बात, बायो सीएनजी जरूरी है। कचरे से ऊर्जा बनाने की अब जरूरत है। भारत ने पेट्रोल में करीब 20% एथेनॉल वाला मॉडल लागू किया, जिस पर तमाम विवाद है, लेकिन गैस में इसे रेप्लिकेट करना बेहद जरूरी है। 2020 तक सिटी गैस नेटवर्क में 10% तक बायो सीएनजी का मिश्रण अनिवार्य किया जा सकता है, और इससे सिटी का जो वेस्ट प्रबंधन है, कचरे का प्रबंधन है, उसे गैस की आपूर्ति से जोड़ा जा सकता है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो फसलों का रेजिड्यू आता है, उसे जलाया जाता है, वो भारत का गैस भंडार हो सकता है। वो धुआं नहीं, ईंधन बन सकता है अगर एक संगठित नीति बने। छठी बात, आज भारत में तेल की कीमतों का ढांचा ऐसा है जहां सस्ते तेल का फायदा सरकार लेती है, कंपनियां लेती हैं, और महंगे तेल का बोझ जनता उठाती है। यह व्यवस्था ऊर्जा निर्भरता को कम करने का कोई प्रोत्साहन नहीं देती। समाधान स्पष्ट है। उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी का एक हिस्सा संवैधानिक रूप से ऊर्जा सुरक्षा निवेश के लिए तय किया जाए, जैसे कि रणनीतिक भंडार बनाने में ये टैक्स का पैसा जाए, रिन्यूएबल एनर्जी में जाए। ये ध्यान रखना जरूरी है कि भारत के पास विकल्प हैं, लेकिन समय नहीं है। ये जो 6 ट्रैक हमने आपको बताए, ये कोई आदर्श सूची नहीं है, ये इमरजेंसी है, ये अनिवार्य कदम है। हर साल की देरी इस निर्भरता को और गहरा करेगी। अब हमें फैसला करना होगा कि हम एक और संकट का इंतजार करेंगे या उससे पहले अपनी ऊर्जा सुरक्षा की कहानी फिर से लिखना शुरू करेंगे। अब हम आ गए हैं अर्थम के समापन पर। अक्टूबर 1973 याद कीजिए। ओपेक ने तेल पर प्रतिबंध लगाया, कीमतें पहले दोगुनी हुई, फिर चौगुनी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हिल गईं। लेकिन असली कहानी संकट की नहीं, प्रतिक्रिया की है। यहीं से दो देशों के रास्ते अलग अलग हो गए। बेहद दिलचस्प घटना है ये, जिसे भारत को सीखना समझना जरूरी है। अमेरिका बुरी तरह अपमानित हुआ, पूरे देश में पेट्रोल पंप पे लंबी लाइनें लगी, महंगाई आई, स्टैगफ्लेशन आया, राष्ट्रीय संकट आया। लेकिन अमेरिका रुका नहीं। उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? उसने स्ट्रक्चरल तौर पर अपनी तैयारी की। राष्ट्रपति निक्सन ने कुछ ही हफ्तों में प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंस शुरू किया। अलास्का की पाइपलाइन को तेजी से पूरा किया गया, प्रुडहोबे का तेल क्षेत्र खोजा गया। जिमी कार्टर ने ऊर्जा संकट को युद्ध के बराबर की चुनौती बताया। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की स्थापना की गई। अमेरिकी कांग्रेस ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का कानून पास किया। 713 मिलियन बैरल का भंडार बनाया गया, जो 90 दिनों के आयात के बराबर था। 3 साल के भीतर इसे फंड किया गया, तेल लाया गया और इसे तैयार कर दिया गया। 4 दशक बाद वही अमेरिका शेल क्रांति के दम पर अब तेल का निर्यातक बन गया। 1973 के अपमान ने अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा की नई नींव रख दी। आज ट्रंप इसी के दम पर पूरी दुनिया को आंख दिखा रहे हैं। वे पूरी दुनिया के बाजार में अपना तेल गैस बेच रहे हैं, और हॉर्मुज लंबे समय तक ब्लॉक भी रहती है, तो अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरी तरफ देखें ब्रिटेन को। ब्रिटेन के पास नॉर्थ सी का तेल था, एक ऐसा संसाधन जिसने 1970 की ऊंची कीमतों के बाद अपने आप को और लाभदायक बना लिया था। नॉर्वे भी उसी स्थिति में था। उसने उस तेल से दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड बना लिया, जिसकी कीमत आज $1.7 ट्रिलियन से अधिक है। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया? वही ब्रिटेन जहां चर्चिल ने युद्ध के बीचों बीच ऊर्जा नीति बदल दी थी, उस ब्रिटेन ने नॉर्थ सी के तेल से आए पैसे को टैक्स की कटौती में और तमाम तरीके के तत्काल खर्च में लगा दिया। ना कोई स्थायी फंड बनाया, ना कोई लॉन्ग टर्म एनर्जी रिफॉर्म किए। और 2000 के दशक में जब नॉर्थ सी का तेल उत्पादन गिरा, तो ब्रिटेन पूरी तरह एनर्जी के इंपोर्ट पर निर्भर हो गया। इस बार उसके पास कोई बचत भी नहीं थी और कोई बैकअप भी नहीं था। यही वो मोड़ है जहां भारत की कहानी ब्रिटेन से मिलती है। भारत ने 1974 में मुंबई हाई खोजा, इसे आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया, और 50 साल तक उसी पर निर्भर रहा। कोई नई बड़ी खोज नहीं की गई। गैस फील्ड धीरे धीरे सूखते गए, गिरते गए। और भारत ने जब गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाई, 10 करोड़ घरों को एलपीजी से जोड़ा, तो वो सब एलपीजी आयात पर निर्भर थी। रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदा और उसे स्मार्ट डिप्लोमेसी बनाया, और तब तक वो डिप्लोमेसी चली जब तक अमेरिका ने उसकी कीमत नहीं वसूल दी। हर संकट पर भारत की प्रतिक्रिया लगभग एक जैसी रही है, और वो इस समय भी दिख रही है, आज भी सुर्खियों में दिख रही है। संकट आई, सब्सिडी बढ़ा दी जाए, आपातकालीन बैठक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, और फिर वही पुरानी निर्भरता। ध्यान दीजिए, जंग जब भी खत्म होगी, हॉर्मुज जब भी खुलेगी, इसके बाद दुनिया की ऊर्जा बाजार में बड़ी उथल पुथल होगी। भारत के लिए आखिरी मौका है, नहीं तो दुनिया की सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था हमेशा मोहताज रहेगी। ये हमेशा अपनी कूटनीतिक तटस्थता से समझौता करेगी, और यह सच पीढ़ियों तक नहीं बदलेगा। अर्थ में आज इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक
नए एपिसोड के साथ, एक नए विषय के साथ। यदि आप इतिहास और किताबों में दिलचस्पी रखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जुड़िए टाइम मशीन और बुकनू से। अगर आप रोज की खबरों के क्यों समझना चाहते हैं, जो क्या हो रहा है उसके पीछे क्यों, तो इंस्टाग्राम पर और बोनस के ऐप पर वाई फैक्टर को फॉलो करिए। यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रति सप्ताह की आर्थिक राजनीतिक घटनाओं का असर शेयर बाजार पर, बॉन्ड पर, कमोडिटी पर, गोल्ड पर, एनर्जी पर क्या होगा, तो आप लिंक्डइन पर फॉलो करिए पॉलिसी एंड पोर्टफोलियो को मेरे हैंडल पर।